करते हैं और खटाखट कामा करते हैं। चलो भैया, क्या कहता है ये चैप्टर? चलो इसको एनोटेट करेंगे। हाँ, सबसे पहले तो केमिकल थर्मोडायनेमिक्स एंड एनर्जेटिक एनसीईआरटी में 12th क्लास में है। एनसीईआरटी में ये 12th क्लास में चैप्टर है, लेकिन हम लेंगे 11th क्लास। नहीं, एनसीईआरटी में 11th क्लास में है। हाँ हाँ, केमिस्ट्री में डिटेल है, टेंशन मत लो। केमिस्ट्री में डिटेल में ही लूंगा, लेकिन एटलीस्ट आप लोगों को पता है कि क्या है क्या नहीं, इसलिए आसान जाएगा, ये बोल रहा हूँ। वरना ऐसा नहीं होगा, वो बोलेंगे उधर डिटेल है, मैं बोलूंगा उधर डिटेल है, दोनों ने डिटेल नहीं लिया, ऐसा नहीं होगा। टेंशन मत लो, सब लेंगे यार, टेंशन मत लो आप लोग, कि भागे तो नहीं जाऊंगा। ठीक है, ओके। चलो फिर, थर्मोडायनामिक्स। बेसिकली पहली बात तो ये कि इस संडे को इस चैप्टर के ऊपर एग्जाम है, पहली बात, राइट? कौन कौन आए? इस संडे को इस चैप्टर के ऊपर एग्जाम है, पहली बात। तो उस हिसाब से हम पढ़ा रहे हैं। 4 o'clock का लेक्चर तो रहेगा वैसे का वैसे, ये वाला एक्स्ट्रा है। सो थर्मोडायनामिक्स इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद द हीट एनर्जी। बस थर्मो का मतलब हीट है, हीट एनर्जी से जो डील करता है उसे हम थर्मोडायनामिक्स कहेंगे। एंड इट्स इंटर कन्वर्जन विद अदर फॉर्म्स ऑफ एनर्जी, ये दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। हीट एनर्जी के साथ तो ये बहुत गहरा संबंध है इसका, और लेकिन हीट एनर्जी और किस एनर्जी में कन्वर्ट होती है तो वो भी स्टडी कर लेता है ये थर्मोडायनामिक्स। थर्मो का मतलब हीट, बस, तो इसमें हीट 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 यही होता है, गर्मी हो जाएगी बहुत सारी। थर्मोडायनामिक्स इज कंसर्न्ड विथ चेंज ओनली एट मैक्रोस्कोपिक लेवल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब थर्मोडायनामिक्स क्या करता है ना बेटा, कि क्या बोलता है, अरे भैया इनिशियली इसका वॉल्यूम V1 था, फाइनली इसका वॉल्यूम V2 हो गया। इनिशियली इसका वॉल्यूम कुछ है, फाइनली वॉल्यूम कुछ हो गया V2। तो चेंज इन वॉल्यूम कितना, इतना ही देखेगा, लेकिन ये चेंज इन वॉल्यूम क्यों हुआ, कौन से मॉलिक्यूल कैसे चेंज हुए, किसने किसके ऊपर क्यों अटैक किया, न्यूक्लियोफाइल के ऊपर कौन सा चार्ज था, मतलब माइक्रोस्कोपिक लेवल पर, डिटेल्ड लेवल पर इसको कुछ लेना देना नहीं है। सो इट डज ओनली मैक्रोस्कोपिक स्टडीज। स्पेलिंग देख लो बेटा, मैक्रो, माइक्रो, ठीक है ना, समझ में आ रहा है? सो इसके लिमिटेशंस क्या है थर्मो के? इट डज नॉट स्टडी माइक्रोस्कोपिक फिनोमेनन, मतलब मैकेनिज्म ऑफ द रिएक्शन वगैरह, इसके बारे में इसको कुछ नहीं है। ये बोलता है चलो भगो, मेरे को कोई जरूरत नहीं उसकी। इट इज नॉट कंसर्न विद द स्पीड, इसको बस चेंज पता है, चेंज क्या है। इट डज नॉट टेक टाइम इनटू अकाउंट, मतलब रेट ऑफ चेंज से इसको कुछ लेना देना नहीं है। तो किस तरीके से, इसको बस एक ही है कि आर को पी में कैसे कन्वर्ट करना है, रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कैसे कन्वर्ट करना है, नहीं हो रहा तो क्यों नहीं हो रहा, बस मैं करूंगा, क्या कंडीशन चेंज करनी होगी जिससे कि रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा, इतना ही देखेगा थर्मोडायनामिक्स। लेकिन जल्दी करना है, फास्ट करना है, ये इसको पड़ा नहीं है। ये बोलेगा मैं बस करके दूंगा आपको चेंज, तो उसके लिए 1 घंटा भी लग सकता है, 1 साल भी लगता है, मेरे को नहीं, चलो भाड़ में जाओ, ठीक है। लेकिन काइनेटिक्स जो होता है, केमिकल काइनेटिक्स, ये ना स्पीड ऑफ रिएक्शन के ऊपर मतलब स्टडी करता है। अरे रिएक्शन तो हो रही है बेटा, लेकिन सिर्फ रिएक्शन होने से थोड़ी काम बनता है। हाँ, तो वो कुछ टाइम लिमिट में भी होनी चाहिए। आज शुरू कर दे, पता चल गया मरने के बाद खत्म हो गई रिएक्शन, तो क्या करोगे ऐसा? हाँ, तो रेट ऑफ रिएक्शन इज बहुत इंपॉर्टेंट है। बेसिकली अगर इंडस्ट्री में आपको कुछ करना है, इंडस्ट्री के अंदर आप लोगों को कोई अगर प्लांट बनाना है, मतलब मान लो आपने पैसे ला लिए पिताजी से, बैंक से कर्जा वर्जा निकाल लिया, ऐसे कुछ इंडस्ट्री डालने का सपना देख लिया आपने, ठीक है, चलो भैया कोई प्रोडक्ट आपने मन में ठान लिया, अरे चलो यार क्या बेचते हैं, चलो दुनिया को किसकी ज़रूरत है, मान लो ड्राई आइस करके बेचूंगा मैं। ड्राई आइस का मतलब क्या है यार, कार्बन डाइऑक्साइड सॉलिड स्टेट में होता है। तो चलो, नहीं पर क्या दूसरा मन में आया आपको, क्या करेंगे, क्या बनाना है आपको, बोलो, आप ही बोलो, कोई कंपाउंड आपको बनाना है, आपको लग रहा है कि चलो इसको मैं बेच देता हूँ, इससे पैसे कमा लेता हूँ। मान लो आपने मिथेनॉल बनाने का, इथेनॉल बनाने का सोच लिया, लोगों को दारू बेचूंगा, कमाई करूंगा, भाग जाऊंगा, चलो। तो आपके पास है ये दारू C2H5 यानी C2H6O, ये है आपका इथेनॉल C2H5OH। तो आपको लगा चलो भैया ये, इसको मैं प्रिपेयर करूंगा अपनी इंडस्ट्री में, इसको बेचूंगा, पैसे कमाऊंगा, ऐश करूंगा। तो आपने देखा कि अरे चलो इसकी रिएक्शन कैसी है यार, तो आपके मन में आया चलो इसमें 2 कार्बन है तो मैं कोयला लेता हूँ,
फिर 2 हाइड्रोजन है और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन भी दिख रहा है, क्या करूं? चलो हाइड्रोजन को ले लेता हूँ, 3 हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल और ऑक्सीजन का आधा मॉलिक्यूल ले लेता हूँ, इनको एक कंटेनर में डाल दूंगा तो ये तो मतलब फॉर्मूला बैठ रहा है। तो आपने ले लिया, कोयला ले लिया, हाइड्रोजन हवा से लिया, हवा ही ले ली, मान लो हवा में तो है हाइड्रोजन और नाइट्रोजन भी है, ठीक है, और इनको आपने एक कंटेनर में डाल दिया और कंटेनर में डाले, इंडस्ट्री डाली, सब कुछ, पैसा ले लिया इन्वेस्टर से, इंडस्ट्री के अंदर आपने इसमें ये वेसल में कार्बन डाल दिया, हाइड्रोजन भी डाल दिया और ऑक्सीजन भी डाल दिया और बोला कि चलो भैया इससे तो इथेनॉल बनना चाहिए, क्योंकि जो कुछ भी इथेनॉल में ये तो इसमें डाल दिया है। तो पता चला कि ऐसा कुछ हो ही नहीं रहा है, वाटर ही बन रहा है बस इसमें, या फिर कुछ भी नहीं बन रहा है। अरे बेटा, सिर्फ इसके अंदर जो इंग्लिश के लेटर्स है वो लेटर इधर होने से काम नहीं बनता है ना, हाँ काम नहीं बनता, रिएक्शन होनी भी चाहिए ना, तो रिएक्शन होनी भी चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे भी ये बन सकता है लेकिन उसके लिए एक्टिवेशन एनर्जी बहुत ज्यादा होगी, इसलिए ये नहीं बन रहा ये। तो किसी भी रिएक्टर से कोई भी प्रोडक्ट नहीं बनता खाली बैलेंस होने से। सिर्फ बैलेंस रिएक्शन अगर आपने लिख ली तो रिएक्शन होती है, ऐसा कुछ नहीं है। बस कार्बन ले लिया, 2 हाइड्रोजन ले लिए और बोला कि चलो भैया CH4 तैयार हो जा, बैलेंस तो है लेकिन फॉर्म नहीं हो रहा। क्यों? ये रिएक्शन बैलेंस्ड है लेकिन फिजिबल नहीं है बेटा, फिजिबल। फिजिबल का मतलब इट इज नॉट पॉसिबल दैट दिस रिएक्शन हैपेंस एट ऑर्डिनरी कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो ये रिएक्शन होगी कि नहीं होगी, फिजिबल है कि नहीं, ये काम है थर्मोडायनामिक्स का। तो सबसे पहले इंडस्ट्री डालनी है तो जो भी आपको प्रोडक्ट बनाना है उसकी जो रिएक्शन है वो फिजिबल है कि नहीं ये तो देखो। दूसरी बात है उसकी स्पीड क्या है, स्पीड भी देखो। फिजिबल है रिएक्शन, चलो मान लो कार्बन और हाइड्रोजन से मीथेन फॉर्म हो रहा है, लेकिन आज अगर कंटेनर के अंदर डाल दिया तो 100 साल के बाद ये रिएक्शन कंप्लीट हो रही है, तो बेटा क्या इसमें क्या फायदा है? पैसे आप ले गए, इंडस्ट्री चालू करोगे, आपके बच्चे भी इसको देख नहीं पाएंगे। तो स्पीड भी तो इंपॉर्टेंट है। तो फिजिबिलिटी जो है वो थर्मोडायनामिक्स के अंदर स्टडी की जाती है, स्पीड काइनेटिक्स के अंदर, केमिकल काइनेटिक्स के अंदर। और एक चीज होती है बेटा, स्पीड भी है, मान लो सब कुछ है, फिजिबिलिटी भी है, रिएक्शन हो भी रही है, लेकिन जैसे ही प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है वो रिवर्स होके रिएक्टेंट दे रहा है। यानी कि एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन, मतलब ये रिएक्टेंट है, हो रहा है, लेकिन ना ये बैकवर्ड डायरेक्शन में बहुत ज्यादा हो रहा है, मतलब प्रोडक्ट फॉर्म होते ही इधर आ रहा है वापस। तो आपको बहुत ही थोड़ा प्रोडक्ट मिल रहा है, इतना सारा रिएक्टेंट डालोगे इतना सा प्रोडक्ट मिलेगा। तो ये एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, अल्फा। तो ये तो हमने आयोनिक इक्विलिब्रियम में, मतलब इक्विलिब्रियम में पढ़ा। तो अब तक हमने इक्विलिब्रियम तो पढ़ा है, अब ये थर्मो पढ़ने वाले और काइनेटिक स्पीड बाद में पढ़ेंगे। तो ये थर्मो का काम है फिजिबिलिटी का देखना, मतलब रिएक्शन होती है कि नहीं, शुरू की तो कम से कम वो होगा कि नहीं, कितनी देर में होगा, इसका कुछ नहीं पड़ा इसको। सो इट डज नॉट टेक इनटू अकाउंट द स्पीड। काइनेटिक्स इसके बारे में स्टडी करता है। सो लिमिटेशन है, इट डज नॉट स्टडी द माइक्रोस्कोपिक फिनोमेनन एंड इट इज नॉट कंसर्न विद द स्पीड। तो चलिए भैया, ये तो बस हो गया फिलोसॉफिकल बातें। अब आते हैं अपने अपने चैप्टर के ऊपर, क्या है इसके अंदर। तो बेसिकली बेटा ये चैप्टर है ना, मतलब किसी को स्टडी करता है, किसी चीज को स्टडी किया जाता है, या ऐसे कंटेनर के अंदर कोई गैस होता है, इसके ऊपर कोई एक्सपेरिमेंट होता है, तो जिसके ऊपर एक्सपेरिमेंट होता है, जिसकी स्टडी होती है, मतलब जिसका प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम ये सब मेजर करना है, इसको हम सिस्टम बोलते हैं बेटा। और सिस्टम को छोड़ के जो बाजू में, आजू बाजू में है, ये सिस्टम के बाजू में, इसको हम सराउंडिंग बोलते हैं। मतलब कॉमन सेंस वाली बात है, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। और सिस्टम और सराउंडिंग को सेपरेट करने वाली रियल या फिर इमेजिनरी बाउंड्री, मैं बोल रहा हूं दोनों में से कुछ भी हो सकता है। वो बाउंड्री रियल भी हो सकती है, इमेजिनरी भी हो सकती है। इमेजिनरी भी हो सकती है, रियल तो आपको समझ में आ रहा है, किसी कंटेनर के अंदर गैस को अगर ठोस दोगे तो ये सिस्टम है। गैस का वॉल जो है, कंटेनर की वॉल, वो तो बाउंड्री हो गई। तो ये जो बाउंड्री, ये सेपरेट करने वाली जो चीज है उसको बाउंड्री कहते हैं हम, बाउंड्री। ये बाउंड्री ना रियल भी होती है, इमेजिनरी भी। अब इमेजिनरी कैसे? मान लो आपके पास ये पूरा पानी भरा पड़ा है इसके अंदर, तो इसके अंदर अगर मान लो कोई ऑयल का ड्रॉप है ऐसे, तो बेटा अब ये ऑयल और वाटर को सेपरेट करने वाली कोई बाउंड्री तो है नहीं अभी रियल। यस और नो, यस और नो बोलो, बाउंड्री है क्या?
ऑयल और वाटर को सेपरेट करने वाली कोई फिक्स बाउंड्री दिख रही है क्या? नो। तो इस ऐसे वक्त में इन दोनों को सेपरेट करने वाली चीज को भी बाउंड्री कहा जाता है, लेकिन ये रियल नहीं होती, ये हाइपोथेटिकल है। तो बेटा इस बाउंड्री को ना इंटरफेस भी कहा जाता है। दो फेजेस के बीच जो आता है उसे इंटरफेस कहेंगे हम, ठीक है। तो ये तो काम हो गया। तो सिस्टम है जिसको हम पढ़ाई करते हैं, सराउंडिंग है जो बाजू में है, बाउंड्री एक्चुअली ना, बाउंड्री मतलब ये रियल या कुछ भी हो सकती है। तो सिस्टम और सराउंडिंग को मिला के यूनिवर्स बनाया जाता है। तो आप बोलोगे यार सिस्टम प्लस सराउंडिंग प्लस बाउंड्री आनी चाहिए, तो नहीं बेटा। एक्चुअली ना बाउंड्री देखो, मान लो मेरी मानो अगर सलाह, ठीक है, किसी बुक में नहीं दिया होगा, ऐसे मान लो कोई वेसल है और इसके अंदर पानी है भरा पड़ा, तो ये पानी की स्टडी हो रही है। तो ये पानी की स्टडी हो रही है तो ठीक है बेटा, ये पानी तो हो गया आपकी सिस्टम। लेकिन कुछ लोग क्या बोलेंगे, ये जो दिख रहा है ना, ये पूरी बाउंड्री है, ऐसा बोलेंगे। नो 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 नो, ये पूरी बाउंड्री नहीं होती, ये गलत है, गलत। अभी ये स्टेटमेंट तो बहुत सही है, सिस्टम प्लस सराउंडिंग इज यूनिवर्स। तो ऐसा अगर करना है, इस स्टेटमेंट को सही बताना है, तो ये पूरी बाउंड्री नहीं हो सकती बेटा। समझ में आ रहा है क्या कुछ? नो, दिस कैनॉट बी द होल बाउंड्री। वरना इतनी बड़ी अगर बाउंड्री होती ना, तो आपको बोलना पड़ता सिस्टम प्लस सराउंडिंग प्लस बाउंड्री इज इक्वल टू यूनिवर्स, ऐसा बोलना पड़ता। यस और नो बोलो, अरे बोलो यस और नो, बोलना पड़ता ना। लेकिन सिस्टम प्लस सराउंडिंग, इसमें बाउंड्री नहीं ली है, इसका मतलब है, इसका मतलब क्या है कि बाउंड्री को सराउंडिंग के अंदर ही डाल दिया गया है, यानी ये सराउंडिंग का ही पार्ट है, ये सराउंडिंग का ही पार्ट है। इतनी बड़ी बाउंड्री नहीं होती। बाउंड्री क्या है? अरे बाउंड्री तो बस इतनी सी है, ये देखो, ये वाली दिख रही है ना, ये, अरे कौन सा कलर यार, ये वाली है बाउंड्री आपकी, ये बस। ये जो आपका ये पानी है ना, और ये जो कंटेनर की वॉल है, इन दोनों को सेपरेट करने वाली इमेजिनरी इंटरफेस लेयर जो है ना, उसी को बाउंड्री कहते हैं। सो बाउंड्री हैज नो रियल एग्जिस्टेंस, इट इज जस्ट इंटरफेस। बात समझ में आई? बात समझ में आई क्या? हाँ, क्यों? अब देखो, मान लो अब कुछ लोग क्या है, गरम चाय की चलिए, क्या यार गरम चाय की प्याली है, तो कुछ लोग बोलेंगे, कुछ लोग बोलेंगे इस चाय की प्याली मतलब एग्जाम्पल देंगे, ये चाय जो है ना, ये सिस्टम है, और ये चाय की ये जो ये है, ये बाउंड्री है। कुछ किताबों में भी ऐसा लिखा होगा, लेकिन ये गलत है, ये इतनी बड़ी बाउंड्री नहीं है। लेकिन कॉमन सेंस में हम इसी को बाउंड्री कहते हैं, और ये आजू बाजू में जो हवा है इसको सराउंडिंग कहते हैं। लेकिन एक्चुअली अगर इसको आपको सही बोलना हो, इस स्टेटमेंट को, तो बाउंड्री को आप इतना बड़ा नहीं बना सकते। नो 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 नो, गलत है। आपके लिए बाउंड्री सिर्फ चाय का कप और चाय, इन दोनों को सेपरेट करने वाली इमेजिनरी लाइन, इसी को आप बाउंड्री बोलेंगे। अगर ये स्टेटमेंट सही है तो ऐसा ही होना चाहिए। यस और नो बोलो एक बार, यस और नो। समझ में आया? सो बाउंड्री इज इंटरफेस, इतना याद रखो, बाकी झोल मत लेना। और एनसीईआरटी को भी पढ़ लो आप, अगर उसमें कुछ है तो। लेकिन एनसीईआरटी में ऐसा कुछ नहीं दिया है, ठीक है। बस बोला है कि भाई सिस्टम और सराउंडिंग को सेपरेट करने वाली चीज को बाउंड्री कहा जाता है, बस इतना ही। तो उसके बाद हमने देखा है स्टेट्स ऑफ मैटर में भी बहुत सारा पड़ा हुआ है, और थर्मोडायनामिक्स में कई बार लगने वाला है। क्या लगने वाला है? ये पिस्टन होता है ऐसा कुछ, ये बाजू में सिलेंडर होता है बेटा, ये सिलेंडर रहेगा, और और ये अंदर हो जाए गैस है, गैस गैस। सो ये है आपका पिस्टन, ये है आपका सिलेंडर, ये है आपका मैटर जिसकी स्टडी की जाती है। यूजुअली ये गैस ही रहेगा, मतलब
गैस यूजुअली रहता है, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है, कभी कभी लिक्विड भी हो सकता है, सॉलिड भी हो सकता है। चलो, अरे बात समझ में आई का? समझ में आई का? अब तक समझ में आया तो यस बोलो। तो अब हमने देखा कि सिस्टम है, सिस्टम है, सिस्टम। अब सिस्टम के बारे में देखेंगे, अलग अलग टाइप की सिस्टम्स होती है, सिस्टम्स अलग अलग टाइप की होती है। उसमें से कुछ इंपॉर्टेंट टाइप्स यहाँ पर है, ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम, आइसोलेटेड सिस्टम। ओपन सिस्टम मतलब ऐसी चाय की प्याली है, खुली 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 है, और उसके अंदर चाय है, तो क्या होता है, चाय की गर्मी तो बाहर जा रही है। मैं एनर्जी को ऐसा 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 दिखाता हूँ कर्ली लाइन से, और खुद चाय के वेपर्स भी बाहर जाते हैं, मतलब चाय का मास भी बाहर जा रहा है और एनर्जी भी बाहर जा रही है। सो दिस सिस्टम एक्सचेंजेस, मतलब बाहर से भी ऑफकोर्स एनर्जी अंदर आ सकती है, मैटर भी अंदर आ सकता है। सो दिस सिस्टम एक्सचेंजेस एनर्जी एंड मास विथ सराउंडिंग, इसको हम ओपन सिस्टम कहते हैं। इसका मतलब है इसका मास भी चेंज होता है और इसकी एनर्जी भी चेंज होती है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो चेंज इन मास इज नॉट जीरो। अगर हम चेंज इन मास जीरो बोलते हैं, इसका मतलब क्या है, मास उसका बदला ही नहीं, जितना था उतना ही है। लेकिन इसका मास उतना ही नहीं रहता, ये धीरे धीरे ये चाय का मतलब क्या निकल जाएगा यार, वेपर्स निकल जाएंगे, तो मास तो कम होगा। तो मास भी चेंज होता है और एनर्जी भी चेंज होती है इसकी, दोनों जीरो नहीं होते। ठीक है, ये समझ में आया, ये बात समझ में आई क्या, मैथमेटिकली समझ में आया क्या ये क्या लिखा मैंने? अरे समझ में आया क्या, बोलो। अगर मैं डेल्टा एम जीरो लिखता हूं तो इसका मतलब है कि मास चेंज नहीं हो रहा, कांस्टेंट है। लेकिन ऐसा नहीं है, मास तो चेंज हो रहा है, वो एक्सचेंज कर रहा है सराउंडिंग के साथ। तो चेंज इन मास इज नॉट इक्वल टू जीरो, बस इतना ही लोगो। हाँ, चेंज इन मास पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है, क्योंकि पता है नहीं ना कहाँ से मास किधर ज्यादा जा रहा है। हो भी सकता है कि ऊपर से बारिश हो गई, इसमें ज्यादा पानी आके गिर गया, कुछ भी हो सकता है। उसके बाद होता है क्लोज सिस्टम, मतलब ढका हुआ टी का कप, क्लोज्ड कप ऑफ टी। इस बंदे को ना मैं अभी छोड़ दो यार, इसको मैं क्या करूंगा, इसको थोड़ा सा जरा 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 सा चेंज कर दूंगा मैं इसको। कैसे चेंज करूंगा, देखो अब यहाँ पे ना तिरछी लाइन है, इन लाइंस को थोड़ा बदलना पड़ता है ना। मैटर जब जा रहा है आपका, तो मैटर के लिए जरा अच्छी सी लाइन निकालो यार। ये मैटर के लिए लाइंस है, स्ट्रेट लाइन। यहाँ पे सिर्फ क्लोज्ड कप ऑफ टी, यानी कि टी रखा है एक कप में और उसको ना ऊपर से ढक्कन से क्लोज यानी कवर कर लिया गया है, तो उसमें से मैटर तो नहीं जा सकता बाहर, लेकिन उसकी एनर्जी जा सकती है ना बाहर। यस और नो बोलो एक बार, अरे एक बार बोल तो दो, यस और नो। जा सकते हैं ना, राइट? अरे बोलो यार, हाँ। तो उसका मास तो बाहर नहीं जा रहा, इसलिए मास उसका कांस्टेंट है, यानी डेल्टा एम जीरो है ना। मास कांस्टेंट है मतलब मास चेंज नहीं हो रहा, यानी फाइनल मास माइनस इनिशियल मास इज इक्वल टू जीरो, ऐसा ही तो है। अरे ऐसा ही है कि नहीं, ऐसा ही है ना। तो इसलिए डेल्टा एम जीरो लिखा है, लेकिन डेल्टा ई इज नॉट इक्वल टू जीरो। क्यों? क्योंकि एनर्जी चेंज हो रही है, एक्सचेंज कर रहा है ना एनर्जी। और तीसरी सिस्टम होती है आइसोलेटेड, यानी टी इन थर्मोस। ये जो हमारे थर्मोस रहते हैं उसके अंदर अगर टी रख दिया, वो आइडियल थर्मोस होना चाहिए। हमारे थर्मोस इतने आइडियल नहीं होते, लेकिन अगर सिचुएशन को इमेजिन करना है, आपने ब्लैक बॉडी पढ़ा होगा ना, तो एग्जैक्ट ब्लैक बॉडी तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन नियरली पॉसिबल है। तो आइसोलेटेड सिस्टम को ऐसे मान लो, थर्मोस के अंदर टी रखा है, तो इसके बाहर ना तो इसका मैटर जा सकता है, ना तो एनर्जी एक्सचेंज करता है, बाहर से भी अंदर नहीं आ सकती एनर्जी। तो इसका मास भी कांस्टेंट है, एनर्जी भी कांस्टेंट है, इसलिए डेल्टा एम इज जीरो, डेल्टा ई इज जीरो। अरे समझ में आई तीनों के तीनों सिस्टम, बताओ जरा। मतलब आसान है, ऐसा कुछ नहीं है, तीनों के तीनों सिस्टम। उसके बाद हमको देखना है स्टेट ऑफ ए सिस्टम। सिस्टम है मान लो, तो इसका कोई टेम्परेचर होता है, इसका कोई प्रेशर होता है, इसका कोई वॉल्यूम होता है, ऐसे वेरिएबल होते हैं इसके।
तो इस एक स्टेट में है ये सिस्टम, मान लो इसमें से कोई एक भी चेंज हो गया, उसका टेम्परेचर चेंज हो गया, कुछ भी चेंज हो गया, तो हम बोलते हैं कि सिस्टम ने अपनी स्टेट चेंज कर ली। ये देखिए, ये टेम्परेचर, प्रेशर और वॉल्यूम, इसको ना सिस्टम की प्रॉपर्टीज कहा जाता है, प्रॉपर्टीज, या फिर इसको ना वेरिएबल्स कहा जाता है, वेरिएबल्स, या फिर इसको ना फंक्शन कहा जाता है, फंक्शन, फंक्शन, प्रॉपर्टीज, वेरिएबल्स। इन ना वेरिएबल में से एक भी वेरिएबल चेंज हो गया ना, तो हम बोलते हैं कि सिस्टम की अवस्था चेंज हो गई, स्टेट चेंज हो गई। तो ये देखिए सिस्टम है, उसकी स्टेट 1 है, तो स्टेट 2 तक कैसे गई? ड्यू टू चेंज इन वेरिएबल, ड्यू टू चेंज इन सर्टन वेरिएबल, सर्टन प्रॉपर्टी चेंज होने की वजह से सिस्टम की स्टेट बदल गई। स्टेट, अवस्था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टेट, ये वर्ड याद रखना। वेरिएबल्स और फंक्शंस ऑफ ए सिस्टम क्या है? प्रॉपर्टीज भी बोलते हैं इनको, वेरिएबल्स को भी प्रॉपर्टीज भी बोला जाता है। अरे यार, इसको प्रॉपर्टीज भी लिख देता तो क्या होता, बुड़बक कहीं का, नहीं लिखा इसने, मतलब एक साथ सभी के सभी वर्ड्स होने चाहिए ना। ओ यार, हाँ चलो, किधर है? एग्जांपल्स ऑफ ए वेरिएबल्स और फंक्शंस ऑफ ए सिस्टम लिखा है, तो प्रॉपर्टीज भी तो लिख दूं साथ में ही इधर। ये देखो, और प्रॉपर्टीज, वेरिएबल, फंक्शन, प्रॉपर्टीज, सभी वर्ड्स एक्सचेंजेबल है। सो वेरिएबल क्या है? वेरिएबल इज समथिंग विच डिफाइंस द स्टेट ऑफ ए सिस्टम। जब तक वेरिएबल कांस्टेंट है, सिस्टम की स्टेट कांस्टेंट है। एक भी वेरिएबल बदल गया ना बच्चे, एक भी वेरिएबल, तो सिस्टम की स्टेट बदल गई, और हम बोलते हैं कि सिस्टम ने स्टेट 1 से स्टेट 2 अचीव कर ली। और सिस्टम एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाती है, वो प्रोसेस के थ्रू जाती है। मतलब जब भी हम कहते हैं कि सिस्टम की स्टेट बदल गई, तो हम कह सकते हैं कि प्रोसेस हो गई, या फिर उल्टा, जब भी हम कहते हैं कि प्रोसेस हो गई, तो इसका मतलब सिस्टम ने स्टेट बदल ली। और एक बार, जब भी हम कहते हैं कि स्टेट बदल गई, तो बोल सकते हैं कि प्रोसेस हो गई, या फिर उल्टा, प्रोसेस हो गई इसका मतलब स्टेट बदल गए। प्रोसेस फिजिकल हो सकती है, केमिकल हो सकती है, न्यूक्लियर भी हो सकती है भैया। यूजुअली हमको इस चैप्टर में केमिकल प्रोसेसेस देखनी है। केमिकल प्रोसेसेस का एक फेमस नेम है रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन। तो याद रखना है बेटा, केमिकल रिएक्शन कुछ नहीं है बल्कि एक प्रोसेस है। यहां तक कुछ प्रॉब्लम है? यस और नो बोलो। प्रॉब्लम है कुछ, जो कुछ भी बताया मैंने? नहीं ना? एक बार फिर भी बता ही देता हूं आराम से। हम जिसकी स्टडी करते हैं उसको हम सिस्टम कहते हैं, उसको छोड़ के जो बाजू में है सराउंडिंग है, दोनों को सेपरेट करने वाली इंटरफेस बाउंड्री है। सिस्टम सराउंडिंग मिलके बनाते हैं यूनिवर्स। सिस्टम को वेरिएबल्स होते हैं, फंक्शंस होते हैं, प्रॉपर्टीज होती है, जैसे कि टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम, नंबर ऑफ मोल्स, विस्कोसिटी, डेंसिटी वगैरह वगैरह। उन वेरिएबल में से कोई एक भी वेरिएबल बदल गया, मतलब हम बोलते हैं कि सिस्टम की स्टेट बदल गई। सो वेरिएबल सिस्टम की स्टेट को डिफाइन करते हैं। एक भी बदल गया मतलब सिस्टम की स्टेट बदल गई। सिस्टम की स्टेट बदल गई मतलब प्रोसेस घटित हो गई। प्रोसेस फिजिकल हो सकती है, केमिकल हो सकती है। केमिकल प्रोसेस को ही हम रिएक्शंस कहते हैं। वेरिएबल्स सिस्टम के लिए काफी इंपॉर्टेंट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल कौन से वेरिएबल है? टेम्परेचर है, प्रेशर के लिए P यूज करते हैं, नंबर ऑफ मोल्स के लिए N, वॉल्यूम के लिए V, हीट एनर्जी के लिए कैपिटल Q या फिर स्मॉल q, वर्क के लिए W, इंटरनल एनर्जी के लिए U या फिर E, इंथैल्पी के लिए H, गिब्स फ्री एनर्जी, एंट्रोपी, ये सभी एग्जांपल्स है प्रॉपर्टीज के। विस्कोसिटी, डेंसिटी, ये भी एग्जांपल्स है प्रॉपर्टी के, या फिर वेरिएबल्स या फिर फंक्शंस, ये सब हो गया। अब इसके आगे हम चलेंगे। सबसे पहले तो बेटा देखो, ओए यार किधर चला गया तू? आजा चल।
अब वेरिएबल इज नथिंग बट प्रॉपर्टी ऑफ ए सिस्टम, ये काम हो गया। टाइप्स ऑफ प्रॉपर्टीज, ऑफ वेरिएबल अलग अलग टाइप के होते हैं। एक होते हैं इंटेंसिव प्रॉपर्टी या फिर इंटेंसिव वेरिएबल। इंटेंसिव प्रॉपर्टी ऐसी होती है जो अमाउंट के साथ ना चेंज नहीं होती, वो फिक्स रहते हैं, जैसे कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अरे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चुल्लू भर पानी ले लो उसका भी उतना ही होता है, और कुएं का पूरा पानी ले लो उसका भी उतना ही होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। वैसे ही मेल्टिंग पॉइंट, हाँ, इस पानी का भी उतना ही होगा, इस पूरे पानी का भी मेल्टिंग पॉइंट उतना ही होगा, बॉइलिंग पॉइंट भी वही चीज है, डेंसिटी भी वही है। पानी बढ़ाया, अमाउंट बढ़ाया मतलब उसकी डेंसिटी नहीं बढ़ती, अमाउंट बढ़ाया मतलब विस्कोसिटी नहीं बढ़ती। क्यों? ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रेशर वैसे ही टेम्परेचर। तो मुझे बताओ, क्या आपको समझ में आया व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंटेंसिव प्रॉपर्टी? उसके विरुद्ध होती है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। ऐसी प्रॉपर्टी जो अमाउंट बदलने के बाद बदलती है, जैसे कि अमाउंट ऑफ सब्सटेंस अगर बताओ बढ़ाओगे तो मास भी बढ़ेगा, वॉल्यूम भी बढ़ेगा उसका। गिब्स फ्री एनर्जी भी बढ़ती है, एंथैल्पी भी बढ़ती है, इंटरनल एनर्जी भी बढ़ती है, और एंट्रोपी भी बढ़ती है। ये चार तो बहुत इंपॉर्टेंट एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज है। GHUS, घुस, GHUS घुस, ये चारों के चारों ना आपके मुंह में होनी चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट। तो एक्सटेंसिव और इंटेंसिव प्रॉपर्टी, इन दोनों के बीच का डिफरेंस आपको पता चल गया होगा तो मैं आगे चलूं। अरे चल गया होगा तो आगे चलूं, चलूं तो सही आगे। बहुत आसान चीजें है यार, क्या अब आपके साथ फ्रीक्वेंसी इतनी मैच हो गई है कि सटासट बातें खत्म हो जाती है। पाथ फंक्शन या फिर पाथ वेरिएबल, और दूसरे होते हैं स्टेट फंक्शन। बेटा मैं इसको तो बहुत अच्छे से पढ़ाऊंगा आपको। सिंपल सी बात है, मान लो, मान लो, मान लो, मान भी लो, ये मान लो आपको ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जाना है, ठीक है ना? ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जाना है, तो बेटा आप किसी भी रास्ते से जाओ, और ये समुद्र सतह यानी ये ग्राउंड है, ये ग्राउंड है, दिस इज द ग्राउंड। पोटेंशियल एनर्जी भी ले सकता हूं लेकिन हाइट आसान है। तो बेटा आप इनिशियली स्टेट 1 में थे, तो यहां से यहां तक मान लो हाइट है h1, और यहां से यहां तक हाइट है मान लो h2। अब ये से बी तक आप चाहे इस रास्ते से जाओ, चाहे इस रास्ते से जाओ, अबे चल बे, या फिर आप इस रास्ते से जाओ, या फिर आप नीचे जाके ऊपर जाओ, या फिर आप ऐसे फ्लाई करके इधर जाओ, किसी भी रास्ते से जाओ। मुझे बताओ, चेंज इन हाइट अगर ए पर हो और फाइनली बी पर हो, तो चेंज इन हाइट किसी भी रास्ते से क्या सेम होगा या डिफरेंट होगा? अरे बेटा मुझे लगता है आप लोग परेशान हो गए। चलिए आप लोगों को और एक बार मैं बताता हूँ, क्लियर करता हूँ। चलो 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 चलो, ओए चलो चलो। अरे यार क्या काम करते हो यार तुम, ग्राउंड है ये ग्राउंड है। अरे यहाँ पर आपकी हाइट थी 10 मीटर, और इधर जाने पर आपकी हाइट बन गई 30 मीटर ग्राउंड से। तो चेंज इन हाइट कितना हो गया, इतने बताओ बस। चेंज इन हाइट कितना हो गया, इतना तो बताओ। पहले आप 10 मीटर ऊंचाई पर थे, अब आप 30 मीटर ऊंचाई पर गए, तो आपकी हाइट बदली कितने से? क्या बात करते हो यार, क्या बोर करते हो आप लोग, बहुत बोर कर रहे हो। हट फुट 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 फुट। अरे बेटा पूनम, आप लोगों को 11th क्लास वालों को ये नहीं करना है बेटा। 11th क्लास वाले ये लेक्चर ना करे, गलती से आपको ना मैंने वो मैसेज भेज दिया था गलती से। सो 11th क्लास वाले ना करे, ये चैप्टर आपके लिए नहीं है अभी, टेंशन मत लो। चलो 11th क्लास वाले ने आंसर दे दिया, 12th वाले सो रहे। चलो मैं पढ़ा नहीं रहा, बंद कर रहा हूँ लेक्चर फिर। चलो कोई फायदा नहीं आप लोगों को पढ़ा के। चलो होपलेस हो आप लोग, गंदे हो आप लोग बस। अरे आपका वेट मास मान लो आज है 10 kg है, और कुछ सालों के बाद या कुछ दिनों के बाद आपका मास हो जाता है 30 kg। तो चेंज इन मास कितना है भैया? चेंज इन मास कितना है बोलो? अरे बोर मत करो यार, बाकी के लोग हेड पुट, क्या कर रही है लोग सभी। और ये 11th वाले ना, 11th वाले आप चले जाओ यार, 11th वालों के लिए लेक्चर नहीं है।
क्यों नहीं है? क्योंकि गलती से आपको मैंने मैसेज सेंड किया था, गलती से। 11th वालों के लिए नहीं है। 12th वाले क्या कर रही है सब लोग? मैं निकाल रहा हूँ जो भी मेरे को नहीं आंसर दे रहा उनको। इतना फालतू क्वेश्चन है, इतने फालतू क्वेश्चन को आप आंसर नहीं दे रहे हो। कुछ प्रॉब्लम हो रहा है क्या? आवाज तो सुनाई दे रहा होगा। चलो सभी बताओ, मुझे आवाज सुनाई दे रही है? यस और नो, इतना तो बताओ। आवाज सुनाई दे रही है क्या? यस और नो, उतना तो बताओ मुझे। चलो 11th वाले, समझ गया अब समझ गया मैं। आप लोगों को ना इंटरनेट कनेक्शन का प्रॉब्लम था, इसीलिए आप नहीं दे रहे थे। मैं बोला फिर भी इतने बच्चे तो नहीं है यार पूरे बुरे। बच्चे तो काफी अच्छे हैं, होशियार है, ऐसा क्यों कर रहे? तो चलो 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 चलो, बातें खत्म। चलो चार्ट में क्या लिखा है आपने? चलो एक बार बता ही दो, चलो बता दो मुझे ना। आपको स्टेट फंक्शन और पाथ फंक्शन बताना है बस। स्टेट फंक्शन और पाथ फंक्शन बताना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मैंने बोला कि आप लोग ना ऐसे किसी हिल के, ये ग्राउंड है, आप अभी हो इस ए पॉइंट पर जो कि ग्राउंड से 10 मीटर की दूरी पर है, H1 हाइट है इसकी। और बाद में आप जाना चाहते हैं इस बी पॉइंट पर जो कि ग्राउंड से 30 मीटर की दूरी पर है, इसको हम H2 बोलेंगे। तो मैंने आपसे पूछा ए से बी पॉइंट पर आप गए तो चेंज इन हाइट कितना हुआ आपका? चेंज इन हाइट, चलो बोलो अभी, व्हाट इज द चेंज इन हाइट? बोलो बोलो बोलो, फटाफट बोलो। वेरी गुड, बहुत अच्छा भी, बहुत अच्छा। मैं बोल रहा हूँ 12th वाले ही रहे, 11th वालों की कोई ज़रूरत नहीं है। चलो बाकी बच्चे क्या कर रहे? फिर से सुनाई नहीं दे रहा क्या? चलो यार, चेंज इन हाइट इज 20 मीटर। अब ये जो चेंज इन हाइट है ना, आप ना इस रास्ते से जाओ उतना ही चेंज होगा, आप ऐसे उड़ के इधर आ जाओ उतना ही चेंज होगा, आप नीचे आके इधर जाओ फिर भी चेंज इन हाइट 20 होगा। चेंज इन हाइट तो 0 बोल रहा है यार, मतलब तेरी हाइट नहीं बेटे, तेरी खुद की हाइट नहीं बोल रहा हूं मैं, ग्राउंड से उस पॉइंट की हाइट बोल रहा हूं, मतलब तेरी पोजीशन की हाइट, तो जिस ऊंचाई पर है। ऐसा कंफ्यूज मत होना यार। योर हाइट फ्रॉम द ग्राउंड, आई एम टॉकिंग अबाउट दैट, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट योर ओन हाइट, राइट? तो चलो यार, बात करते हो। तो आप किसी भी रास्ते से जाओ तो चेंज इन हाइट तो उतना ही रहने वाला है, ये समझ रहा है क्या? यस और नो? जब तक आपका इनिशियल और फाइनल पॉइंट सेम है, आप किसी भी रास्ते से जाओ। मान लो ये पॉइंट बी है, ये वाला पॉइंट ये है, आप यहां से शुरू करके ऐसे जाओ, रास्ता यानी पाथ, पाथ 1, यहाँ से जाओ तो भी चेंज इन हाइट उतना ही रहने वाला है, यहाँ से जाओ जो भी चेंज इन हाइट वही रहने वाला है। पहले इधर जाओ, फिर इधर जाओ, फिर इधर जाओ, फिर इधर जाओ और फाइनली इधर आ जाओ, तो तीसरे रास्ते से जाओ तो भी चेंज इन हाइट उतना ही रहने वाला है। यस और नो, बोलो एक बार। अरे बोलो रे बेटा, बाकी लोग क्या कर रहे हैं यार? हट, क्या हो रहा है आज पता नहीं, सबको सुनाई भी दे रहा है कि नहीं पता नहीं। हाँ पता है, बहुत गंदगी हो रही है। कुछ तो हो रहा है लेकिन।
बातें कुछ तो गड़बड़ है, समझ नहीं रहा मेरे को बस। तो बेटा वही बता रहा था मैं, चेंज इन हेड तो बदलने वाला नहीं है। अब उसके बाद मान लो पोटेंशियल एनर्जी के बारे में हम बात करते हैं। ये है ग्राउंड, ये पॉइंट ये है, दूसरा पॉइंट बी है। यहाँ पर आपकी कुछ तो पोटेंशियल एनर्जी है, वहाँ से आप बी पर गए, कुछ तो पोटेंशियल एनर्जी है। तो आप यहाँ से जाओ, पोटेंशियल एनर्जी का चेंज उतना ही होने वाला है। यहाँ से जाओ, पोटेंशियल एनर्जी चेंज उतना ही होने वाला है। इधर से जाओ, पोटेंशियल एनर्जी चेंज वही होने वाला है। सो पोटेंशियल एनर्जी चेंज इज नॉट डिपेंडेंट ऑन पाथ, इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ। वो सिर्फ स्टेट के ऊपर डिपेंड है। आपकी इनिशियल स्टेट क्या है और फाइनल स्टेट क्या है। स्टेट, इसको हम स्टेट बोलेंगे, स्टेट ए, स्टेट बी। तो ऐसी चीजें जो सिर्फ इनिशियल और फाइनल स्टेट के ऊपर डिपेंड करती है और रास्ते पर डिपेंड नहीं करती, कौन सा भी रास्ता ले लो,